वेलकम टू बायो एक्सप्लोरर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रीदिंग, या जिसको आप वेंटिलेशन का नाम दें, या जिसको आप फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन का फिजिकल प्रोसेस आप कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंटली अगर आप पीछे के सिलेबस को देखें, हमारे पास जो भी ग्रेजुएशन टेस्ट आई हैं या उससे पहले जो जीएसटी पीएचडी की जो टेस्ट आई थी, उनमें आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर इसी एरिया से आते हैं। तो हम इस एरिया को मेनली फोकस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं हमारे आने वाली टेस्ट में। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं। सर पहला हमारे पास आता है रेस्पिरेशन, दूसरा आता है गैसियस एक्सचेंज, तीसरा आता है द ब्रीदिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। आप इन तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस ज़हन में रख लें, इजी सी चीज है। आपसे जब भी रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस, ये सेल के अंदर होता है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, एटीपी बनती है। गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ये किस्म का पैसिव प्रोसेस है, बिना एनर्जी के यूज के। ये एनर्जी ना बनाता है ना एनर्जी यूज करता है। इसके अंदर बस जो गैसेज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। जैसे ऑक्सीजन खून के अंदर एंटर हुई, खून से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई लंग्स के अंदर और वहां से बॉडी से बाहर, तो आप बोलेंगे सर दिस प्रोसेस कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। और जो ब्रीदिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, मैं इसको पीएच से लिखता हूं। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू, फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारी बॉडी के कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर बाकायदा में एनर्जी यूज करनी पड़ती है। आप बोलते हैं सर फिजिकल प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो उसके कुछ सर्टेन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे एनर्जी बनती नहीं बल्कि आपको यूज करनी पड़ती है। ब्रीदिंग को आप दूसरा टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं सर ब्रीदिंग को हम दूसरा बोलते हैं सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन। और हमने पढ़ा है कि सर ब्रीदिंग या वेंटिलेशन जो है उसके दो स्टेप होता है, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर धकेलना। आप बोलते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, और बाहर धकेलने को एक्सहेलेशन। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रीदिंग के बारे में ज्यादा पढ़ें, हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ब्रीदिंग के लिए कौन से ऑर्गन है। हमारे पास जो मैमल्स हैं जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, तो हमारे पास ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन है वो हमारे लंग्स है। तो आप बोलेंगे हमारे जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो मेन ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन है, दे आर लंग्स। अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो एक ऐसा सिस्टम है which is responsible for respiration और which is actually responsible for breathing। जो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके लिए हमारे पास दो पार्ट्स हैं। आप बोलेंगे सर पहला जो पार्ट है वो है हमारा रेस्पिरेटरी एयरवे। रेस्पिरेटरी एयरवे का मतलब है हवा के गुजरने की एक जगह, जिसमें शामिल है हमारा नोज, नाक की कैविटी, नेसल कैविटी, उसके बाद फेरिंक्स गला, उसके नीचे लैरिंक्स, उसके नीचे ट्रेकिया, फिर उसके अंदर से निकलने वाले दो ट्यूब जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, और उसमें से निकलने वाले माइनर ट्यूब्स जिनको आप ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ये जो छोटे छोटे ट्यूब निकल रहे हैं ये सारे रेस्पिरेटरी एयरवेज का नाम रखते हैं हम इनका। हम बोलते हैं सर ये हमारे एयरवेज है। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारे नीचे वाले ये ऑर्गन है जिनको आप लंग्स का नाम देते हैं। लंग्स क्या है? आप बोलेंगे सर ये स्पंजी ऑर्गन है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी, हमारे चेस्ट के अंदर बंद होता है। इसको कवर करने के लिए 24 रिब्स होती है और चेस्ट के ऊपर एक हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। तो रिब्स, 24 रिब्स और एक स्टर्नम, ये हमारी चेस्ट की कैविटी को बना रहे हैं और इसके अंदर बंद होते हैं हमारे लंग्स। अगर हम लंग्स की बात करें तो आपको इन दोनों की जो साइज है उसमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा होगा। जो राइट साइडेड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसके 3 लोब्स होते हैं। देयर आर 3 लोब्स ऑफ राइट साइडेड लंग। और जो लेफ्ट साइडेड होता है उसके 2 लोब्स होता है। उसका रीजन है क्योंकि उसका काफी जो एरिया है उसको कवर करने के लिए हमारा हार्ट होता है। तो हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, इसीलिए जो लेफ्ट साइडेड जो लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है। आई होप समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी एयरवेज के बारे में। जब हमने रेस्पिरेटरी एयरवे के बारे में बात की तो हम की पॉइंट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे पास सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं कि सर जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें पहला पार्ट आता है हमारा नोज या नेसल कैविटी। नोज या नेसल कैविटी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग है और हमें पता है सर नोज जो है वो क्या क्या काम करता है। ये फिल्टर करता है हवा को, क्योंकि हमारे पास बाल है नाक के अंदर जो कि हवा को साफ करते हैं। उसके बाद ये मॉइस्चन करते हैं, यहाँ पे हवा को क्या किया जाता है, उसको नमी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जो ड्राई एयर है वो डायरेक्टली लंग्स के अंदर ना जाए, उसको थोड़ी नमी
मॉइस्चराइज करने का काम यहाँ पे होता है। उसके अलावा इट वार्म्स द एयर, ये हवा को गर्म करता है हमारा नोज, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि हवा का टेम्परेचर ला देती है कहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर ठंडी या गर्म हवा अगर हमारे लंग्स तक गई तो वो उसको डैमेज कर सकती है। इसीलिए उसको हमारी बॉडी के कोर टेम्परेचर तक लाने की जिम्मेदारी होती है नेसल कैविटी की। तो नेसल कैविटी एक चैम्बर है, अंदर खाली सुराख है। ये जो नेसल कैविटी है इसका काम होता है ये फिल्टर करती है, मॉइस्ट करती है, वार्म करती है एयर को। ये इसके अंदर स्मेल रिसेप्टर्स होता है, इसके अंदर स्मेल रिसेप्टर होता है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्मेल रिसेप्टर को दूसरा क्या बोलता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। या आपसे सवाल किया जा सकता है कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कौन से सेंस ऑर्गन का पार्ट है, तो आप बोलेंगे दे आर दी पार्ट ऑफ नोज। आप समझ में आ रहा है? आगे चले तो इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया का काम तो आपको पता ही है। सीलिया क्या करता है? ट्रैप करता है, बैक्टीरिया जर्म्स को ट्रैप करता है और उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आप ये था हमारे पास नेसल कैविटी, पहला पार्ट था हमारे रेस्पिरेटरी एयरवे का। दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखता जाऊं, ये था पहला पार्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है फेरिंग्स, जिसको आप गले का नाम देते हैं। गला, फेरिंग्स, ये हम आने वाले पार्ट के अंदर भी, आने वाले सिस्टम जहाँ पे हमारे पास जो बॉडी सिस्टम्स का एक सेक्शन है हमारे जेएसटी सिलेबस के अंदर, हम उसके दौरान भी इसको कवर करेंगे फेरिंग्स को। लेकिन आज भी हम पढ़ लेते हैं फेरिंग्स क्या होता है। कि सर फेरिंग्स, जिसको आप थ्रोट का नाम देते हैं, ये हमारा गला होता है। इट इज द कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। ये हवा और खाने के लिए एक कॉमन पैसेज होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमारा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में मिलता है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि सर which part of our body is a point, is a junction between respiratory and digestive system? You will say it is called pharynx. समझ आ रहा है? इजी है। तो आप बोलेंगे सर जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज पॉइंट है जहां पे फूड और एयर जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन एक और चीज है, आप नोट करेंगे कि जो खाना है वो यहां से लुढ़कता हुआ चला जाता है पीछे एक ट्यूब में जिसको आप एसोफेगस का नाम देते हैं। लेकिन जो हवा है वो नाक से होती हुई जाती है हमारे गले के अंदर, विंड पाइप में, हवा की नाली के अंदर, जिसको आप ट्रेकिया बोलते हैं। समझ आ रहा है? हवा की ट्यूब या ट्रेकिया के अंदर हवा को लेके जाना, भेजना, ये फेरिंग्स की जिम्मेदारी है। और खाने को पीछे एसोफेगस में भेजना, ये भी फेरिंग्स की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सब होता कैसे? तो आप बोलेंगे सर इसको करने के लिए यहाँ पे एक ढक्कन की जरूरत पड़ती है। ये एक मस्कुलर फ्लेप जिसको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। आप बोलेंगे सर ये एक मस्कुलर फ्लेप है, एक मस्कुलर ढक्कन है जिसका काम होता है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये जैसे ही हम खाना निगलते हैं तो हमारी जो सांस की जो नाली है, ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इस ट्यूब के ऊपर वो उसके ऊपर कवर कर देता है ताकि खाना उस ट्यूब के अंदर ना जाए। और वो जो खाना है वो लुढ़कता हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक से ऊपर से होता हुआ डायरेक्टली चला जाता है अगले ट्यूब में जिसका नाम है एसोफेगस। आई समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये जो जिम्मेदारी है हमारे दोनों रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलाने की भी और अलग करने की भी, ये जिम्मेदारी किसकी है? फेरिंग्स की। आई होप समझ में आगे आपको। तो कॉमन पॉइंट एक जंक्शन है। उसके बाद निचला पार्ट है हमारे पास जिसका नाम है लैरिंग्स। द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स जो कि आप इसलिए इसको जानते हैं क्योंकि सर इट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स ड्यू टू वोकल कॉर्ड्स। ये जो आपको निकला हुआ रीजन दिखाई दे रहा है, ये हम बॉयज में कॉमन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गर्ल्स के अंदर, क्योंकि उनकी आवाज श्रिल होती है, रिलेटिवली उनकी जो आवाज है वो पतली होती है। इसीलिए उनके जो वोकल, उसका रीजन ये है क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स छोटे होते हैं। जो मर्द होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज ज्यादा डीप होती है, भारी होती है। तो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो जहां पे होते हैं उसको लैरिंक्स बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ से आवाज बन रही है, क्योंकि यहाँ से वॉइस बन रहा है, इसलिए आप इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे खड्डा होता है जिसको ग्लॉटिस बोलते हैं, जहाँ से हवा अंदर जाती है ट्यूब में। और इसके ऊपर जो ढक्कन होता है, मैंने नाम बता दिया, उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि एपिग्लॉटिस कवर करता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उसको कवर करता है, लेकिन जब आप सांस ले रहे होते हैं तो वो खुल जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करनी। तो वॉइस बॉक्स कौन होगा? लैरिंक्स। ठीक है, जंक्शन, कॉमन जंक्शन बिटवीन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक कौन होगा? आप बोलेंगे सर फेरिंक्स होगा। एयर कंडीशनर, हवा को मॉइस्चर करने वाला, टेम्परेचर मेंटेन करने वाला कौन है? नेसल कैविटी। द ओपनिंग या फर्स्ट पॉइंट टू एंटर द एयर कौन सा होगा? नोज या नॉस्ट्रिल, नाक के सुराख। आई होप समझ में आ गया। आगे चले, ये तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट है हमारे पास ट्रेकिया। द फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको आप दूसरा बोलते हैं सर, इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप या सांस का ट्यूब या सांस की नाली,
ये जो है इसके अंदर सीलिया होते हैं और सी शेप के कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं। ये एक ट्यूब होता है, एक छोटा सा ट्यूब है जो कि हमारे लैरिंक्स से नीचे उतरता है, नीचे जाता है और नीचे दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इस ट्यूब जिसको आप विंड पाइप का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर सीलिया होता है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि कंटिन्यूअसली डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ फेंक रहे होता है। उसके अलावा इसके अंदर सी शेप रिंग्स होती है, इसके ऊपर रिंग जैसी स्ट्रक्चर को चढ़ी होती है और इनका असल काम होता है, इन रिंग्स का असल काम होता है कि उसको कॉलेप्स होने से बचाना, ताकि वो सुकड़ ना जाए, बंद ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए होते हैं सी शेप की रिंग। ये था काम ट्रेकिया का, इजी सी चीज है। ट्रेकिया से रिलेटेड आपके आप क्या सवाल आ सकता है आपसे? आपसे पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑर्गन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड विंड पाइप, यू विल से ट्रेकिया। इन व्हिच ऑर्गन इट कंटेन्स सो मेनी सीलिया फॉर रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, यू विल से इट इज ट्रेकिया। इज इट इजी? बहुत इजी चीज है। उसके बाद जो ट्रेकिया है वो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे वो दो हिस्सों में प्रोजेक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और आप उन दो हिस्सों को बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो मैंने ब्रोंकाई लिखा है। जो ब्रोंकाई है वो ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया की दो ब्रांचेस हैं जो कि दोनों तरफ निकल रही हैं। दे एक्सटेंड इनटू लंग्स, ये लंग्स के अंदर निकल रही होती है और इनके पास भी सी शेप की रिंग्स होती हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो ब्रोंकाई होती है वो दो ट्यूब होती हैं जो कि सी शेप की रिंग्स होती हैं, उसके ऊपर भी कवर्ड होती है। मैंने इसको ज्यादा डिटेल नहीं बनाया, जो लेफ्ट साइड लंग है उसको मैंने सिंपल ही रहने दिया जैसे वो बाहर का दिखाई दे रहा है। मैंने राइट साइड के अंदर इतनी सारी छोटी छोटी ट्यूब बनाए, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन है क्योंकि जो ब्रोंकाई होता है वो आगे चल के और छोटे छोटे माइनर ट्यूब्स में डिवाइड होता है, अंदर हजारों लाखों छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड होता है, जिसको आप ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। सर दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल क्या है? आप बोलेंगे सर दीज आर, सर यू विल से ब्रोंकाई जो है जब वो डिवाइड होते हैं दे डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, जिनको आप ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ब्रोंक्यूल का काम भी यही है कि ये सिर्फ हवा को लेके जाएंगे नीचे की तरफ, सही है, लेके जा रहे हैं ब्रोंक्यूल। अब ये हवा आखिरकार कहां जाके रुकेगी? ये जाके रुकेगी ऐसे कुछ खास किस्म के पार्ट्स में, इन छोटे छोटे अंगूरों जैसे गुच्छों में, जिसको आप एल्वियोलाई का नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है वो लास्ट पार्ट है। हम कितने पार्ट को पढ़ के आए? ये चौथा पार्ट था, पांचवा पार्ट था हमारे पास ब्रोंकाई, छठा पार्ट था ब्रोंक्यूल और सातवां पार्ट है एल्वियोलाई। तो ये सातवां पार्ट होगा हमारे पूरे एयर पैसेज वे का, और एयर पैसेज वे यहाँ पे एंड होता है। आप बोलेंगे सर एल्वियोलाई क्या है? आप बोलेंगे सर एल्वियोलाई जो है दे आर द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। गैसियस एक्सचेंज पता है क्या है? अब मैं आपको समझा रहा हूँ। रेस्पिरेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेलुलर प्रोसेस से एटीपी बनती है ग्लूकोज से, बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की मदद से, एरोबिक एनारोबिक पढ़ चुके हैं। ब्रीदिंग क्या है ये मैंने बताया आपको कि फिजिकल प्रोसेस है। फर्दर ब्रीदिंग के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं नीचे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में, और गैसियस एक्सचेंज को क्लियर करते हैं। देखिएगा ये जो एयर अभी अभी आ रही है ब्रोंक्यूल से, जब इसके अंदर आई तो इसके अंदर जो एयर है उसकी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। एयर की कंपोजिशन क्या है? हमें पता है कि सर एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है 0.03% अराउंड, ऑक्सीजन की होती है तकरीबन 21%, नाइट्रोजन की होती है 78% और अदर गैसेस की होती है तकरीबन 1%। इसमें से हमारे लिए जो काम की चीज है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने नोट किया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे? हवा के अंदर। और हमने ये नोट किया कि जो ब्लड हमारी बॉडी का आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो अब पता क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? नोट कीजिएगा, जो एल्वियोलाई के एयर है, उस एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है उसमें कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। लेकिन जो हमारा खून है उसके अंदर कौन ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा? यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड खून को छोड़ के चली जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई को खून, जो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उसको छोड़ के चला जाएगा हमारे खून में। तो होगा क्या कि दो गैसेस जो हैं वो एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। इस अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट को हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। समझ आ गया? आप बोलेंगे सर कोई एनर्जी यूज नहीं होती। आप बोलते हैं सर व्हेन गैसेस मूव, मैं लिख देता हूं यहां पे, सर गैसेस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
आप बोलते हैं सर यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन तक जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं सर इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और क्योंकि यहाँ पे दो गैसेस आमने सामने मूव हो रही हैं, तो इसीलिए ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो गैसियस एक्सचेंज है। समझ आ रहा है? तो ये था गैसियस एक्सचेंज, बहुत ही इजी सी चीज थी। आगे चलें, तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज सपोज करें हो गई, हमारा जो खून था उसने ऑक्सीजन उठा लिया, जितना उठाना था एल्वियोलाई के अंदर से सब ले लिया, हमारे खून ने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डाल दिया एल्वियोलाई में। अब क्या होगा, एल्वियोलाई क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई इसको निकालो, ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर को वापस निकालो। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल आए कि जब आप इनहेलेशन करते हैं तो आप एयर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप बोलेंगे एयर लेते हैं, क्योंकि हमारा नाक फिल्टर थोड़ी कर सकते हैं, हम तो एयर लेते हैं। एयर जब अंदर जाती है तो एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है, तो ऑक्सीजन ले लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड बचा, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है वो उसको वहां पे बाहर भेजा जाएगा, उसको पुश करेगा, हमारे लंग्स जो हम बाहर पुश करेंगे और बाहर निकाली जाएगी सेम पाथवे से। कहां से, एल्वियोलाई से कहां, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेसल कैविटी, फिर नोज, नोस्ट्रल, बाहर। आप समझ आ रहा है? अच्छा, अब हमारे पास कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़नी चाहिए, वो ये कि हमारे लंग्स के ऊपर ये बारीक सी एक लेयर चढ़ी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट लंग, लेकिन इसके बारे में मैंने बताया नहीं आपको। हमारा जो लेफ्ट साइड लंग है वो रिलेटिवली स्मॉलर है, इसके दो लोब होते हैं, और इसको कवर करने के लिए मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है पिल्यूरा। पिल्यूरा, ये की पॉइंट है, ये नोट कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि लंग्स के लेफ्ट साइड वाले के दो लोब होते हैं, राइट साइड वाले के तीन होते हैं, लेकिन दोनों के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसको पिल्यूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, पिल्यूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, पिल्यूरा भी बोलते हैं। ये पिल्यूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे लंग्स को कवर कर रही होती है, और जब हमारे लंग्स कोलैप्स हो रहे होते हैं, खुल रहे होते हैं, बंद हो रहे होते हैं, तो उस दौरान फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये अपने अंदर से एक फ्लूइड भी पैदा करती है जिसको बोलते हैं पिल्यूरल फ्लूइड। दैट्स कॉल्ड पिल्यूरल फ्लूइड। तो पिल्यूरा, पिल्यूरल फ्लूइड, इजी टू रिमेंबर, बिल्कुल आसान सी चीज है। ठीक है, आगे चलें, तो हमारे लंग्स के नीचे एक पर्दा होता है, मस्कुलर शीट होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। ये वो पर्दा होता है जो कि हमारे पेट को हमारे लंग्स से अलग करता है, नीचे के बीच का, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एक पर्दा होता है। जो डायफ्राम होता है एक मस्कुलर शीट है दैट वर्क्स एज अ मेन ब्रीदिंग मसल। ये मेन ब्रीदिंग मसल के तौर पे काम कर रही होती है। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो हवा को अंदर खींचने के लिए जितना आप जोर लगा रहे हो, उस जोर का मैक्सिमम पोर्शन कहां से आ रहा होता है, आपके डायफ्राम से। ये जो शीट है ये आपके लंग्स के अंदर ये पावर पैदा करती है कि वो हवा को अंदर खींच सके, तो ये डायफ्राम का काम होता है। और जब आप हवा को बाहर धकेल रहे होते हो तो ये भी असल में काम किसका होता है, डायफ्राम का। इसे क्लियर? इजी हो गया, बिल्कुल इजी सी चीज है। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की कि सर यहाँ पे ब्रीदिंग का प्रोसेस हुआ कैसे। तो आप बोलेंगे सर ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जो खुद दो प्रोसेसेस पे मुश्तमिल है, जिसमें पहला प्रोसेस है इनहेलेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन। मैं आपको इनके डिफरेंसेस, तीन मेन डिफरेंसेस के हिसाब से मैं आपको क्विकली समझाने की कोशिश करता हूं। इनहेलेशन, जिसको आप सांस अंदर लेना बोलते हो, आप इसमें नोट करो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। इनहेलेशन या सांस अंदर लेने के दौरान क्या होता है, आप जब सांस अंदर ले रहे होते हो तो डायफ्राम कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। आप बोलेंगे सर डाउनवर्ड। आप बोलेंगे सर डायफ्राम क्योंकि लंग्स के नीचे होता है तो इसलिए जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फ्लेट हो जाता है, ये सीधा हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सुकेड़ के सीधा हो गया ताकि लंग्स को ज्यादा जगह मिल सके। लेकिन जब आप एक्सपायरेशन करते हो, जब हवा को बाहर निकाल रहे होते हो, तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर जो डायफ्राम होगा वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी रिलैक्स हो जाएगा। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तब उसकी शक्ल हो जाएगी डोम शेप। डोम शेप एक गुंबद मीनार शेप स्ट्रक्चर में आ जाएगा, थोड़ा कर्व हो जाएगा। उसके बाद रिब केज अप एंड आउट, जो रिब केज होगा वो अप एंड आउट हो जाएगा। देखें, जब आप सांस ले रहे होते हो तब आपकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ और साइड की तरफ निकलने लगती है। उसका रीजन है क्योंकि लंग्स के अंदर जैसे हवा भरने लगती है तो एरिया बढ़ने लगता है। तो ये जो एरिया बढ़ने का रीजन है, उसका रीजन है रिब केज, वो मूव करता है अप एंड आउट। अच्छा, आपको पता है रिब केज को बड़ा करने के लिए यहाँ पे मसल भी होती है जिनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो कि आपके लंग्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके बड़ा करती हैं, और फिर जब वो रिलैक्स होती हैं तो आपके लंग्स के छोटे होने की वजह से आपका रिब केज भी छोटा होने लगता है, हवा के वॉल्यूम के कम होने की वजह से। आप समझ में आ रहा है? आगे चलें, तो इनहेलेशन के दौरान वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि देखें डायफ्राम नीचे जा रहा है, रिब केज बाहर जा रहा है, तो जगह बढ़ रही है।
आपके लंग्स की जगह बढ़ रही है, लेकिन हवा तो उतनी है जितनी अंदर होनी चाहिए। हवा कम है तो होता क्या है कि आपके लंग्स के, अब जब आपकी चेस्ट का एरिया जब बढ़ने लगता है तो अंदर हवा कम पड़ जाती है, तो इसीलिए बाहर की हवा कुछ अंदर खींची चली आती है। इसको आप बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। लिख लें कॉपी पे, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी वॉल्यूम बढ़ा रही है, अपनी जगह बढ़ा रही है, ताकि हवा को खुद ब खुद आने पे मजबूर किया जाए, तो हवा आ जाती है, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करती है लोअर कंसंट्रेशन में। तो आप बोलते हैं सर यहाँ पे इनहेलेशन में वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर लंग्स के अंदर डाउन हो जाता है। मैंने यहाँ पे एरो से सिंबलाइज किया है इनको, सही है, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन यहां पे आप बोलेंगे सर पहले तो रिब केज डाउनवर्ड और इनवर्ड होगा, एक्सेलेरेशन में रिब केज डाउनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, और उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपके चेस्ट का साइज थोड़ा डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम जब कम होगा तो आपके लंग्स में प्रेशर बढ़ रहा होगा या कम होगा? तो आप बोलेंगे सर प्रेशर बढ़ रहा है ना अंदर की गैस पे, तभी तो गैस बाहर आ रही है। तो आप बोलेंगे सर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो एयर फाइनली यहाँ पे इनहेलेशन में एयर एंटर हो जाएगी बॉडी में, और इसमें एयर जो है वो एग्जिट हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। आई होप समझ में आ गया आपको, बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट से। एक एडिशनल चीज मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताना चाहूंगा कि जो प्लांट होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, उनके अंदर जो पार्ट हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रोमेटा। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।